Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic romantic imagination and national feelings. तो यूरोप में रोमांटिक इमेजिनेशन कैसे शुरू हुआ और साथ में कैसे जुड़ा इसके साथ नेशनल फीलिंग्स, हमारे उन लोगों के जो फीलिंग्स थे वो कैसे अटैच हुए। तो हम लोग इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं और साथ में ये देखेंगे कि जो रोमांटिसिज्म है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कौन कौन चीज़ें जो है कि चीज़ें लोगों के दिमाग पे असर करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। बिफोर स्टार्टिंग यू मस्ट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर दैट। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म, ये केवल बार या टेरेटियल एक्सप्रेशन के थ्रू नहीं आया था। ऐसा नहीं है कि एक ने दूसरे को कब्जा कर लिया, दूसरे के एरिया को, बहुत लड़ाई हुई, केवल इसके थ्रू नहीं हुआ। लड़ाई तो लड़ी गई, लेकिन इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट था जिसने नेशनल फीलिंग को जनरेट किया वो था कल्चर ने जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। किस चीज़ में? क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन के आइडिया को बनाने में, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व था, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सब ने जो है हेल्प किया एक्सप्रेशन को जनरेट करने में। साथ में इसने शेप दिया नेशनल फीलिंग्स को। चलिए देखते हैं रोमांटिसिज्म होता क्या है। तो ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट है जो कि साउट करता है, बोलता है, बताता है किस चीज़ के बारे में। डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, ये एक तरह के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स के बारे में, जो जैसे कि हम लोग आपको पता है कि कंट्री के लिए हमारा जो फीलिंग होता है उस तरह के सेंटिमेंट्स को ये जनरेट करता है। रोमांटिक आर्टिस्ट जो होते हैं या जो पोएट होते हैं ये क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन और साइंस को। इस पे नहीं जाते हैं, उनको रीजन और साइंस से उतना मतलब नहीं होता है। इसकी जगह पे जो है वो प्रेशर लगाते हैं किस चीज़ पर? फीलिंग्स पे। किस तरह की फीलिंग्स पे वो काफ़ी प्रेशर डालते हैं। और कौन कौन से फीलिंग, जैसे इमोशन हो गया, इंट्यूशन हो गया, मिस्टिक फीलिंग हो गया, जो हम अंदर से क्रिएट करते हैं। नो लॉजिक नो साइंस, जो दिमाग कहता है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब होता है इमोशन से, जो हमारा मन कह रहा है उससे। और इनके इफोर्ट की वजह से जो है इनका ये मानना होता है कि एक कलेक्टिव हेरिटेज, सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज शेयर करना चाहिए रोमांटिसिज्म में, और एक कॉमन कल्चर होना चाहिए पास्ट में जो कि किसी भी नेशन का बेसिस बन सकता है। मतलब इमोशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए मैं आप इसको इससे रिलेटेड एक पिक्चर दिखाती हूँ। दिस इज द पेंटिंग। इसमें ये रोमांटिसिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें जो है दिखाने की कोशिश की गई थी कि ग्रीस के जो है एक आइलैंड था क्योस, इस पे किस तरह से जो है लोगों को मार दिया गया था और सिंपैथी जो है बर्ड लेवल पे लाने की कोशिश की गई। नेम ऑफ दिस पेंटिंग मैस्करे ऑफ क्योस। इसको पेंट किया था इग्मेन डे ला क्रियोस ने 1824 में। ये एक फ्रेंच पेंटर है डे ला क्रियोस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंच रोमांटिसिज्म पेंटर में, रोमांटिक पेंटर हैं ये इन्होंने एक ह्यूज पेंटिंग बनाए थे 4.19 मीटर मल्टीप्लाई 3.54। ये बड़ी सी पेंटिंग है। यहाँ आप देख रहे हैं लगभग 4 मीटर से ज़्यादा है और यहाँ 3.5 मीटर से ज़्यादा है। और इसमें जो है एक इंसिडेंट दिखाया गया था जिसमें बोला गया था कि लगभग 20,000 जो ग्रीक थे, कहा जाता था, वो मारे गए थे बाय द तुर्क्स, जो ऑटोमन एम्पायर था उसमें तुर्किश लोग का जो शासन था उसके थ्रू। और ये हुआ था आइलैंड ऑफ क्योस पे बाय ड्रामा में। इस इंसिडेंट को इन्होंने ड्रामेटाइज किया था, फोकस किया था वुमेन और चिल्ड्रन के सफरिंग पे, और बहुत सारे कलर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की थी कि कितना ज़्यादा जो है इनको परेशान किया जाता है। डेलाक्रियोस ने अपील किया लोगों के इमोशन के साथ, जो भी स्पेक्टेटर, जो भी इसको देखता था और उसके इमोशन को अपील किया, और साथ में सिंपैथी लाने की कोशिश की। किसके लिए? ग्रीस के लिए, जो कि ग्रीक इंडिपेंडेंट मूवमेंट में काफ़ी काम आया था। एक दूसरे जर्मन फिलोसफर हैं, रोमांटिक जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर 1744 से 1803 तक। इन्होंने क्लेम किया था कि जो जर्मन का ट्रू कल्चर है वो किसी और चीज़ में नहीं, वहाँ के लोगों में, कॉमन पीपल में, जिसको दास फोल्क बोला जाता है। दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट, मस्ट पे अटेंशन ऑन दिस। एंड इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग
और ये कैसे जिंदा है अभी तक, वहाँ का कॉमन कल्चर जो है कैसे कंटिन्यू है। फोक सॉन्ग हो गया, फोक पोएट्री हो गया, डांसेस हो गए, इन सब में जो है ट्रू स्पिरिट रहता है नेशन का, जिसको कि वोल्केजिस्ट बोला जाता है। यहाँ दास बोल का है, दिस इज द इन जर्मन लैंग्वेज यू कैन सी दिस वोल्केजिस्ट। ये काफ़ी पॉपुलर थे। सो कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग जो फोक कल्चर का जो फॉर्म्स का जो है वो बहुत एसेंशियल है। किस लिए? नेशन बिल्डिंग के लिए। अगर कल्चरल लेवल पे सारे सॉन्ग्स जो हो गए, पोएट्री जो हो गई, जो डांसेस हो गया, उसको जो है कलेक्ट करके फिर से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये एक अच्छा नेशन का प्रोजेक्शन हो सकता है और इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर बिल्डिंग अ नेशन। वर्नाक्यूलर जो लोकल लैंग्वेजेस थे, वर्नाक्यूलर का मतलब लैंग्वेजेस थे, उनके कलेक्शन पे जोर डाला गया। साथ में जो लोकल फोकलोर्स था, जो गाने थे, उसको रिकवर किया गया। और इन सब के रिकवरी ने जो है केवल एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को नहीं जनरेट किया, इसने जो है मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाया। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए क्योंकि उस वक्त जो है ज़्यादातर जो कॉमन पीपल थे दे वेर इलिटरेट, तो थ्रू जो है वोकल इन तक अपनी बात को पहुंचाना बहुत आसान हुआ थ्रू लोकल लैंग्वेजेस, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस और लोकल फोकलोर्स जो गाने थे उसके थ्रू। स्पेशली ये जो है पोलैंड के केस में देखा जा सकता है, जिसका जो है पार्टीशन कर दिया गया था 18th सेंचुरी में बाय द ग्रेट पावर। जो ग्रेट पावर्स थे उन्होंने पोलैंड को अलग अलग पार्ट में बांट दिया था। कुछ पार्ट रसिया को दे दिया गया था, कुछ पर्सिया को और कुछ ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था। इवन पोलैंड के पास जो है कभी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज बचा नहीं था, वो बहुत समय से कभी ना किसी के अंडर कंट्रोल में ही रहता था। लेकिन फिर भी वहाँ पे नेशनल फीलिंग्स जो है लाइव रखा गया। किसके थ्रू? म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। म्यूजिक और लैंग्वेज ने वहाँ के नेशनल फीलिंग को जो है जनरेट करके रखा। कैरोल कार्पोन्स्की ये एक एग्जाम्पल है। ये इन्होंने सेलिब्रेट किया था नेशनल स्ट्रगल को किसके थ्रू? अपने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू। और टर्निंग इन्होंने फोक डांसेस को, जिसमें पोलोनेजिक बोला जाता है या मजूरिका जो कि पोलैंड का फोक डांस है, उसको एज ए नेशनल सिंबल जो है पूरे कंट्री में दिखाने की कोशिश की। मतलब पोलैंड दूसरे के कंट्रोल में होने के बावजूद अपने कुछ स्पेशल फीचर की वजह से अपने नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उसको जनरेट किए हुए था, उसको बचाए हुए था। लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि इसमें नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जनरेट करने में, उसको बचाए रखने में, उसको डेवलप करने में। रसिया ने पोलिश लैंग्वेज को हटा करके स्कूल्स में उसकी जगह रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया था सब जगह। मतलब जिस पोलैंड को रशियन अपने कंट्रोल में लिया था वहां से पोलिश लैंग्वेज को हटा करके वहां पर केवल और केवल जो है रसिया ही यूज किया जाने लगा। 1831 में एक आर्म रिबेल हुआ रशियन रूलर्स के अगेंस्ट, और उन्होंने जो है जिसको कि अल्टीमेटली क्रश कर दिया गया। ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे जो मेंबर्स थे क्लर्गी के पोलैंड में बिगेन टू यूज, उन्होंने जो है अपने लैंग्वेज को ही अपना वेपन बना लिया और नेशनल रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया। पोलिश जो है वो यूज होने लगा चर्च में भी, और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन थे उसमें इस्तेमाल किए जाने लगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे प्रीस्ट और जो बिशप्स थे उनको जेल में भेज दिया गया, या तो फिर उनको साइबेरिया पनिशमेंट देने के लिए उनको साइबेरिया भेज दिया गया। रशियन अथॉरिटी ने पनिशमेंट के तौर पे उनको भेज दिया था जिन लोगों ने रशियन लैंग्वेज इस्तेमाल करने से मना किया था। उसी तरह से जो पोलिश का इस्तेमाल था, पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल था, वो सिंबल बन गया था किस चीज़ का? स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। मतलब जो कोई भी पोलिश लैंग्वेज इस्तेमाल करता था ये माना जाता था कि वो रशियन डोमिनेंस को नहीं चाहता है, उसके अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट कर रहा है। नाउ हियर इट इज ग्रीम ब्रदर्स फोकटेल्स एंड नेशनल बिल्डिंग। ग्रीम ब्रदर्स ने कैसे अपना कंट्रीब्यूशन प्ले किया था नेशनल फीलिंग को जनरेट करने में। ग्रीम फेयरीज, ये काफ़ी फैमिलियर नेम है और ये बुक्स काफ़ी पॉपुलर है। इसको जनरेट किया था, इसको बनाया था ब्रदर्स जैकोब एंड विल्हेम
ग्रीम ने, जिनका जन्म हुआ था जर्मन सिटी हनाऊ में 1885 और 1786, 1785 और 1786 में, मतलब 1 ईयर के आसपास में। दोनों ब्रदर्स ने जो है लॉ की पढ़ाई की थी और जल्द ही इनका ध्यान जो है जो ध्यान बोलिए या इंटरेस्ट है जो बोलिए वो जनरेट हो गया किस चीज में, फोक टेल्स को कलेक्ट करने में इनका ध्यान उस तरफ गया। इन्होंने 6 इयर्स गांव-गांव में ट्रैवल किया, लोगों से बातें की और उन कहानियों को, उन फेयरी टेल्स को लिख लिया जो बहुत पुराने समय से चले आ रही थी, बीच बार हैंडेड, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लोगों के बीच में चली आ रही थी। दीज वर पॉपुलर, ये कहानियां जो है बच्चों में भी पॉपुलर थी और एडल्ट्स में भी काफी पॉपुलर थी। लीजर टाइम में जनरल पीपल जो था, कॉमन पीपल, वो इसको सुना करता था। 1812 में इन्होंने इसका फर्स्ट कलेक्शन, जो टेल्स का फर्स्ट कलेक्शन था, उसको पब्लिश किया। बाद में धीरे धीरे करके दोनों ब्रदर्स ने जो है एक्टिवली जो है लिबरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और स्पेशली ये लोग जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था, प्रेस को फ्रीडम दिलाने के वाले मूवमेंट में शामिल थे। इन द मीन टाइम, इस वक्त उन्होंने जो है लगभग 33 वॉल्यूम्स डिक्शनरी ऑफ जर्मन लैंग्वेज के भी पब्लिश किए। मतलब इन लोगों ने फोक टेल्स को जो है एक नया फॉर्मेट दे करके उसको लोगों के बीच पहुंचाया। ग्रीम ब्रदर्स को जो है फ्रेंच डोमिनेशन एक बहुत बड़ा थ्रेट लगता था जर्मन्स के लिए। इनका मानना था कि जर्मन्स का जो कल्चर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा फ्रेंच डोमिनेशन के अंदर, और इसलिए इन्होंने फोक टेल्स को कलेक्ट किया था और उसको जो है प्योरली एक्सप्रेस किया था, ऑथेंटिक। और इन्होंने बताया था कि ये जो कहानियां हैं ये प्योर हैं, ये जो कहानियां हैं थी जर्मन की वो काफी प्योर थी, ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट को एक्सप्रेस करती थी। और इन्होंने जो प्रोजेक्ट कलेक्टिंग फोक टेल्स एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज एज ए पार्ट ऑफ बाय डिफॉल्ट टू अपोज, और इन्होंने माना था कि ये जो पूरा एक्शन है, उनका जो काम है फोक टेल्स को कलेक्ट करने का, जर्मन लैंग्वेज को जो है लोगों तक पहुंचाने का, ये जो है फ्रेंच डोमिनेशन को अपोज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है और ये जर्मन नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करेगा। मतलब हम लोग कैसे देख सकते हैं कि पोलैंड में लैंग्वेज को का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ के कल्चर को जनरेट करने के लिए, नेशनल फीलिंग को जनरेट करने के लिए। जर्मनी में जो है ग्रीम ब्रदर्स जो है इसी एफर्ट में लगे हुए हैं। मीन्स लैंग्वेज, म्यूजिक, आर्ट, इन सब ने जो है नेशनलिज्म को जनरेट करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।